नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी देते हैं। लेकिन आज रविवार है दोस्तों, रविवार को अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते, लेकिन अन्य खबरों की ओर फोकस रहेगा। और विशेषकर आज हम चूरू लोकसभा के कुछ अनोखे रिकॉर्ड की भी बात करेंगे और दोस्तों पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर की भी बात करेंगे और दोस्तों अन्य खबरों की आपको अपडेट भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 20 ओवरों में 137 रन बनाए, 138 का टारगेट था। और दोस्तों जवाब में इंग्लैंड की टीम ने मात्र 5 विकेट खोकर विश्व कप का T20 मुकाबला 138 रन बनाकर जीत लिया और इसके लिए 19 ही ओवर खेले, एक ओवर भी इसमें बच गया। और दोस्तों सहज रूप से इंग्लैंड ने ये मुकाबला आज जीता था। 2009 में पाकिस्तान भी एक बार मुकाबला जीत चुका है, विश्व विजेता बन चुका है। वहीं 2010 में इंग्लैंड ने भी एक बार मुकाबला जीता था। आज दोबारा 2022 में 12 वर्ष बाद इंग्लैंड फिर से मुकाबला जीता है। इससे पहले 1992 को वनडे वर्ल्ड कप के बाद में दोस्तों लगभग 30 वर्ष बाद में किसी फाइनल में खेले थे इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों आपस में। तो इंग्लैंड ने यहाँ बाजी मारी। और दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो चुनाव का समय है। विधानसभा के चुनाव हिमाचल प्रदेश के कल 12 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं और दोस्तों गुजरात के 1 व 5 दिसंबर को अब चुनाव है, उसकी तैयारियां, अब सारा फोकस पार्टियों का गुजरात चुनाव पर टिक चुका है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव अब कंप्लीट हो चुके हैं। 8 दिसंबर को सभी चुनाव की एक साथ घोषणा होगी, परिणाम आएंगे। और इसके अलावा दोस्तों 25 नवंबर को, इसी 25 नवंबर को राजस्थान स्वायत्त शासन संस्थाओं के भी चुनाव होंगे। दोस्तों इसी चुनाव के तहत ब्लॉक नंबर 3 के बादरा में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों बादरा में ब्लॉक 3 के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं माकपा से उम्मीदवार ने पहले ही। और दोस्तों संभवतः कल भाजपा की तरफ से भी उम्मीदवार के नामांकन दाखिल करने की चर्चा है। तो हमारी नज़रें दोस्तों बनी रहेगी इन चुनावों के ऊपर भी। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की वकालत की है गुजरात में। दोस्तों ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गुजरात चुनावों की कमान संभाल रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान में बिजली 50 यूनिट जो है वो ही फ्री कर पाए हैं। लेकिन राजस्थान के वादे और गुजरात के नए घोषणा पत्र के बारे में कांग्रेस के हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेते हैं। गहलोत मॉडल गुजरात का, गुजरात में गहलोत मॉडल की चर्चा है दोस्तों। तो कैसा रहेगा गुजरात में गहलोत का मॉडल और क्या है वहाँ जो घोषणाएं हैं वो 10 लाख नौकरियों की घोषणा की है कांग्रेस ने गुजरात में, जबकि इसके अलावा महिलाओं को 50% आरक्षण की भी देने की मांग की और बेरोजगारों को दोस्तों 3,000 रुपया मासिक भत्ता देने की भी बात की है। और किसानों के कर्ज माफ़ी की भी बात गुजरात के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की है और हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग जैसे कई वादे घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किए हैं। तो दोस्तों राजस्थान से अगर इनका हम आकलन करें तो जैसे 10 लाख नौकरियां देने की गुजरात में घोषणा की है, लेकिन राजस्थान में अब तक 1,20,000 नौकरी ही गहलोत सरकार दे पाई है 4 वर्षों में। और 10 लाख तक का यहाँ भी एक प्रकार से घोषणा तो नहीं थी, लेकिन 1,20,000 नौकरियाँ गहलोत सरकार ने राजस्थान में दी है। इसके अलावा राइट टू हेल्थ बिल का भी वादा है दोस्तों। कुल मिला के जिस प्रकार से राइट टू हेल्थ के माध्यम से जो 10 लाख तक के स्वास्थ्य की योजनाएं हैं हर मरीज के लिए दोस्तों, वो भी गुजरात में भी इसकी घोषणा की हुई है। लेकिन राजस्थान में
इसको लेकर दोस्तों चिरंजीवी योजना जरूर प्रभावी है, लेकिन उसमें महंगी दवाइयों से इलाज नहीं होता है। और चिरंजीवी योजनाओं का दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से आपने अखबारों में भी सुर्खियां पड़ी होगी, इसमें काफ़ी खामियां है दोस्तों। और उसमें जो प्राइवेट अस्पताल है वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं, लेकिन मरीज जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा दोस्तों 500 रुपये में महिलाओं को, गृहिणियों को गैस देने का भी वादा किया गया था, लेकिन वो उसका जिक्र राजस्थान में अभी तक कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल नहीं किया, जो कि घोषणा पत्र में था। 300 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा था, लेकिन 50 यूनिट बिजली फ्री राजस्थान में है। और उच्च शिक्षा 20% फीस में कटौती की मांग युवाओं के लिए थी, लेकिन वो कटौती राजस्थान में अभी तक नहीं की गई। ये राजस्थान में कांग्रेस के घोषणा पत्र में था। और कर्ज माफी का जिक्र था। राहुल गांधी ने 1 से 10 तक की गिनती गिनते हुए कहा था मात्र 10 दिनों में राजस्थान में सत्ता में आते ही कर्ज माफी किसानों की हो जाएगी। वो अभी 4 वर्ष बीतने पर भी नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार के वादे एक बार गुजरात में भी कांग्रेस द्वारा किए गए हैं। तो सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में। तो ऐसे में राजस्थान का गुजरात मॉडल दोस्तों, गुजरात में राजस्थान का मॉडल जो है वो कैसा रहेगा, ये तो देखने वाली बात है दोस्तों। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर चर्चा करें तो एक सप्ताह में दोस्तों नेपाल में तीसरी बार धरती कांपी है। और हमने 2 दिन पहले भी आपको बताया था, जिस प्रकार से रह रहकर भूकंप आ रहे हैं वो किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा कर रहे हैं, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। और दोस्तों तीसरी बार धरती कांपना मात्र एक सप्ताह में, ये बहुत बड़ी बात है। और पहले जो तीव्रता 6.6 थी भूकंप की दोस्तों, वो 10 किलोमीटर नीचे नेपाल में ज़रूर ज़मीन के अंदर उसका एपिसेंटर था, लेकिन वहाँ उत्तर भारत तक में धरती जो है वो कांपी थी। और इसके अलावा दूसरा 4.1 तीव्रता का था जो मंगलवार को आया था और 9:56 पर। इसके अलावा तीसरा जो भूकंप दोस्तों कल आया था वो 7:57 पर शनिवार को कल आया था, जो कि 9 किलोमीटर नीचे नेपाल में जो पात देवला है वहाँ इसका एपिसेंटर था। तो कुल मिला के भारत में भी इसका असर देखा गया। आने वाले दिनों में नेपाल में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बड़ा भूकंप आ सकता है, जिससे बड़ी विनाश लीलाएं, जैसे कि आपने देखी होगी जापान भूकंपों का केंद्र माना जाता है दोस्तों, इस प्रकार का भूकंप ना आए, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें आज चूरू और सादुलपुर विधानसभा के कुछ अनोखे रिकॉर्ड की बात करेंगे। तो चूरू लोकसभा की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चूरू लोकसभा में जो कि वर्तमान में राहुल कसवां सांसद है और सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का इसी परिवार के पास जो है वो कारनामा किया हुआ है, लेकिन सबसे छोटी जीत भी इसी परिवार में मिली थी दोस्तों। हम बताएं आपको तो सबसे छोटी जीत 1991 के लोकसभा चुनाव में, जब राहुल कसवां के पिता राम सिंह कसवां चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको मिली थी मात्र 168 वोटों की ये जीत थी दोस्तों। राम सिंह कसवां उस समय बीजेपी के उम्मीदवार थे। 1,89,568 वोट राम सिंह कसवां को मिले थे चूरू लोकसभा में। ये लोकसभा का चुनाव की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा यहाँ जय सिंह राठौड़ जो कि कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, 1,89,400 वोट उनको मिले थे, अर्थात मात्र 168 वोटों से ही जीत पाए थे राम सिंह कसवां। अगर सबसे बड़ी जीत की बात करें तो 2019 के पिछले चुनाव में राहुल कसवां को 7,92,999 वोट मिले थे दोस्तों। और रफीक मंडेलिया जो कि कांग्रेस के थे 4,58,597 वोट मिले थे। और 3,34,402 वोटों की बहुत बड़ी जीत यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने
दर्ज की थी एक ही परिवार में। और इस परिवार के अनेकों कई ऐसे रिकॉर्ड भी है दोस्तों। मैं आपको बताऊं तो इस परिवार के राहुल कसवा की बात करें तो राहुल कसवा के दादा भी विधायक रह चुके हैं और राहुल कसवा के पिता भी विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। और राहुल कसवा की माता भी विधायक रह चुकी है, जिला प्रमुख के पद पर भी रह चुकी है। तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार दोस्तों राजगढ़ का माना जाता है चूरू लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन यहाँ दोस्तों एक परिवार और है, बहुत बड़ा धुरंधर परिवार राजेंद्र राठौड़ का। वो भी लगातार 7 बार विधायक बनने का कारनामा इसी जिले से कर चुके हैं। वो 6 बार चूरू में जीत चुके हैं, जबकि एक बार वो बीच में 2008 का चुनाव जो था वो तारानगर में आकर लड़े थे और वहाँ से जीते थे। उस समय 2008 में चूरू से जो है वो मकबूल मंडेलिया कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। लेकिन राजेंद्र राठौड़ लगातार दोस्तों 7 बार विधायक बनने वाले दूसरा ऐसा घराना है जो राम सिंह कसवा घराने को यहाँ टक्कर देता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दोस्तों इनका एक प्रकार से राजनीतिक जंग, सियासी जंग इस परिवार में लगातार खींचातान के रूप में चलती है। और राम सिंह कसवा की टिकट कटाने में भी कहीं ना कहीं लोकसभा की राजेंद्र राठौड़ का बहुत बड़ा अहम किरदार है, रोल है। और उसके बाद में उनके सुपुत्र राहुल कसवा को टिकट दे दी गई। राहुल कसवा यहाँ बहुत बड़े मार्जिन से जीत भी दर्ज की 2014 में, जब वो पहले दोस्तों यहाँ लोकसभा में चुनाव जीतकर सांसद बने थे। अगर मैं रिकॉर्ड बताऊं तो आपको 2014 में राहुल कसवा को दोस्तों 5,95,756 वोट मिले थे, 52.67% वोट मिले थे। जबकि अविनेश महर्षि यहाँ बसपा से मुख्य कैंडिडेट थे, सामने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे। 3,01,017 वोट मिले थे, महज 26% ही वोट मिले थे अविनेश महर्षि को। और ये भी बहुत बड़ी जीत थी दोस्तों। ये 2014 के चुनाव में ये जीत थी 2,94,000 की जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। पहली सबसे बड़ी जीत यही थी। उसके बाद में 2019 में जो है वो सबसे बड़ी जीत यहाँ दर्ज की गई थी। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताऊं तो चूरू लोकसभा 1977 में चूरू लोकसभा से दौलत राम सांसद बने थे। इसके बाद में 1980 में फिर दौलत राम जनता पार्टी से और पहले BLD से वो सांसद बने थे। और उसके बाद में 1984 में मोहर सिंह कांग्रेस से सांसद बने। 1989 में दौलत राम सारण फिर जनता दल से सांसद बने। 1991 में पहली बार यहाँ जो है राम सिंह कसवा सांसद बने दोस्तों बीजेपी की टिकट से 168 वोटों से ये जीत दर्ज की। उसके बाद में 1996 में नरेंद्र बुडानिया दोस्तों यहाँ जीत कर सांसद बने। और 1998 में दोस्तों फिर एक बार नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस से यहाँ सांसद बने थे। और 1999 को एक बार फिर राम सिंह कसवा ने यहाँ बीजेपी की टिकट से जीत दर्ज की। और उस समय राम सिंह कसवा को 3,51,485 वोट मिले थे दोस्तों। और 52% ये वोट मिले थे, 46,809 वोटों की ये जीत थी। और उनके सामने जो थे वो नरेंद्र बुडानिया ही थे कांग्रेस की टिकट पर, और उनको 3,04,676 वोट मिले थे। 45% वोट नरेंद्र बुडानिया को मिले थे। उसके बाद में बात करें तो एक बार फिर लगातार दूसरी बार 2004 में भी राम सिंह कसवा ने यहाँ जीत दर्ज की बीजेपी की टिकट पर। और इस बार उनको 4,07,18 वोट मिले थे, कम वोट मिले थे, 48% ही वोट मिले थे। तो उनकी कहीं ना कहीं मार्जिन जो था जीत का वो भी 29,854 का रहा था। मार्जिन भी यहाँ घटा था राम सिंह कसवा का। और उसके बाद में उस समय बलराम जाखड़ उनके सामने थे दोस्तों, दिग्गज नेता थे। और ये चुनाव एक प्रकार से जाट नेता थे, वो जाने माने जाट नेता बलराम जाखड़, उनको हराया था राम सिंह कसवा ने
2004 में। और बलराम जाखड़ को यहाँ कांग्रेस की टिकट से 3,70,864 वोट मिले थे, 44% वोट मिले थे। जबकि 2009 में एक बार फिर राहुल राम सिंह कसवा यहाँ तीसरी बार लगातार सांसद बने दोस्तों। इस बार 3,76,708 वोट मिले और 47% ही वोट मिले। मार्जिन मात्र 12,440 का ही रहा था। इस बार इनके सामने रफीक मंडेलिया कांग्रेस की टिकट लेकर सामने प्रतिद्वंद्वी के रूप में उम्मीदवार थे। 3,64,268 वोट रफीक मंडेलिया को मिले और 45% वोट मिले थे दोस्तों। 2% के मार्जिन पर यहाँ वोटों का अंतर 12,440 का राम सिंह कसवा के फेवर में रहा, जो उनको तीसरी बार यहाँ लगातार सांसद बना गया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों यहाँ राजेंद्र राठौड़ ने उनकी टिकट कटवाने में सफलता हासिल की, क्योंकि लगातार जो जीत का मार्जिन था वो भी घट रहा था और वोट प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी को कम मिलने लगे थे। उसके बाद में 2014 में राहुल कसवा को टिकट थमा दी गई और राहुल कसवा ने बहुत शानदार जीत दर्ज की, जैसा कि मैंने आपको रिकॉर्ड बताया। और 2019 में भी शानदार जीत दर्ज कर जीत के अंतर का रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। 3,34,402 वोटों से राहुल कसवा ने जो है जीत दर्ज की। अब कुछ अनोखी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे बड़ी जीत इसी परिवार को और सबसे छोटी जीत भी इसी परिवार को। और इसके अलावा दोस्तों विधानसभा की बात करें तो 2018 में राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की टिकट से बहुत मात्र 1850 ही वोटों से जीत पाए थे। तो राजेंद्र राठौड़ के लिए भी ये सबसे छोटी जीत रही। इस बार संभवतः उनको भी चूरू के अलावा कोई विधानसभा क्षेत्र ढूंढना पड़ सकता है। वर्तमान में सरदार शहर में भी चुनाव है, वहाँ भी टिकटों के लिए मारामारी बची है। लेकिन जो भंवरलाल शर्मा का दोस्तों निधन हुआ है, वहाँ उनके परिवार में भी फूट देखी जा रही है। उनके पुत्र अनिल शर्मा को कांग्रेस टिकट देना चाहती है, अभी दोस्तों तय नहीं हो पाया है। लेकिन उनके भंवरलाल शर्मा के छोटे भाई भी भाजपा की टिकट लाइन से दोस्तों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखते हैं परिवार की फूट क्या परिवार को नुकसान पहुंचा पाती है। और यहाँ कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही टक्कर रहने वाली है। लेकिन हम बात कर रहे थे दोस्तों चूरू और सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ राजेंद्र राठौड़ इस बार संभवतः तारानगर से भी चुनाव लड़ने का जोखिम उठा सकते हैं। तारानगर इस बार अनुकूल सीट देखी जा रही है दोस्तों राजेंद्र राठौड़ के लिहाज से, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ के लिए तारानगर क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र इसलिए माना जाता है कि यहाँ राजेंद्र राठौड़ की राजनीति चलती है और उनके बगैर एक प्रकार से यहाँ पत्ता नहीं हिलता भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो दोस्तों ये बहुत धुरंधर परिवार है और इस बार देखते हैं तारानगर से क्या होता है। राकेश जांगेड़ का नाम जरूर है, लेकिन दोस्तों क्षेत्र के लोगों की जुबान पर राकेश जांगेड़ का नाम जो है वो इतना प्रबल रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और जीतने वाले उम्मीदवार के रूप में राकेश जांगेड़ को पिछड़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों सुखदेव सिंह शेखावत का भी कहीं ना कहीं मनसा है तारानगर सीट से इस बार। देखते हैं वो भी क्या यहाँ किस्मत आजमाते हैं। वैसे उनकी चर्चाएं सदैव भादरा क्षेत्र के लिए भी रहती है। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करें अन्य रिकॉर्ड की, तो इसके अलावा सबसे बड़ी जीत जो है राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी से 24,383 वोटों से चूरू में हमीदा बेगम को हराकर दोस्तों दर्ज की थी। तो राजेंद्र राठौड़ ने हमीदा बेगम को और सब धुरंधरों को भी हराया है। 7 बार लगातार चुनाव जीतने वाले नेता है राजेंद्र राठौड़। और कसवा परिवार में हमेशा ही इनके मैंने बताया 36 का आंकड़ा दोस्तों रहता है। और राहुल कसवा की बात करें तो दोस्तों उनके दादा पिता माता सभी धुरंधर राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। दादा भी विधायक, पिता भी विधायक रह चुके। एक बार राम सिंह कसवा भी दोस्तों राजगढ़ के
सादुलपुर के विधायक रह चुके हैं। दीपचंद कस्वां भी 2-3 बार चुनाव लड़े दोस्तों, 2 बार हारे, 1 बार जीते। और उनकी माता भी कई बार चुनाव लड़ी, 1 बार जीती, कई बार हारी। तो कस्वां परिवार की दोस्तों देखते हैं राजगढ़ विधानसभा में, सादुल शहर विधानसभा में क्या स्थिति रही। और सादुल शहर विधानसभा के लिए मैं, सादुलपुर विधानसभा के लिए मैं बताऊं तो आपको 1952 में जैसे भादरा अस्तित्व में आ गया था दोस्तों, 10 साल पहले, उसी प्रकार से राजगढ़ 1962 में अस्तित्व में आया। परिसमन के बाद अलग विधानसभा राजगढ़ को जो है वो घोषित किया गया। पहले राजगढ़ को, सादुलपुर को चूरू में ही शामिल था, चूरू में ही माना जाता था। लेकिन 1962 से रावत राम दोस्तों पहली बार कांग्रेस के विधायक बने, 12,502 वोट लिए। हेतराम उनके सामने सीपीआई के उम्मीदवार थे प्रमुख, और 8,950 वोट उन्होंने प्राप्त किए। इसके बाद में एस राम विधायक बने कांग्रेस से, और उसके बाद में राम सिंह कांग्रेस से विधायक बने नंदलाल के सामने। और इसके बाद में 1977 को जय नारायण विधायक बने दोस्तों जेएनपी से, और उनके सामने थे राहुल कस्वां के दादा मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार दीपचंद कस्वां निर्दलीय के रूप में। यहाँ जय नारायण को 18,272 वोट मिले, 40% मत प्राप्त हुए। वहीं दीपचंद कस्वां, राहुल कस्वां के दादा को 17,513 ही वोट मिले थे, 38%। हालांकि नज़दीकी मुकाबला था, जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन उसके बाद में दोस्तों 1980 को दीपचंद कस्वां यहाँ विधायक बने, 25,064 वोट प्राप्त किए, और 25,064 वोट में 43% उनको मत मिले। लेकिन नंदलाल पूनिया उनके सामने मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे, जिनको 20,378 वोट मिले, 35%। तो अच्छा खासा 5,000 से कहीं अधिक का अंतर था। इसके अलावा दोस्तों हरि सिंह पूनिया, इंदर पूनिया माफ कीजिएगा, यहाँ विधायक बने, जो कि लगातार 3 बार सादुल शहर से जीते। कांग्रेस की टिकट से 1985 में जीते, उसके बाद में 1990 में भी इंदर सिंह पूनिया जीते। इंदर सिंह पूनिया ने प्रथम बार दीपचंद कस्वां को हराया, राहुल के दादा को यहाँ करारी मात दी। इंदर सिंह पूनिया ने प्रथम बार ही 32,214 वोट प्राप्त कर 50% वोट प्राप्त किए, जबकि दीपचंद कस्वां को मात्र 24,610 वोट मिले, 38%। तो यहाँ काफ़ी अंतर रहा, 12% से अधिक का अंतर रहा, और जीत का अंतर भी रहा। उसके बाद में इंदर सिंह पूनिया के सामने आए राम सिंह कस्वां निर्दलीय के रूप में दोस्तों, और यहाँ भी इंदर सिंह पूनिया 31,630 वोट लेकर 38% मत प्राप्त किए, विधायक बने। और राम सिंह कस्वां को निर्दलीय के रूप में 25,853 वोट मिले, मात्र 31% वोट प्राप्त हुए। इसके बाद में तीसरी बार फिर 1993 को इंदर सिंह पूनिया कांग्रेस की टिकट से दोस्तों चुनाव जीते, 36,934 वोट प्राप्त किए, 42% वोट लिया। सामने उनके फिर थी कमला कस्वां दोस्तों, राहुल की माताजी, भाजपा की टिकट मिली, और कमला कस्वां मात्र 32,161 वोट ले पाई, 36% वोट मिले, चुनाव हारना पड़ा। उसके बाद में 1998 को पहली बार राम सिंह कस्वां यहाँ भाजपा की टिकट से विधायक बने थे, और 37,153 वोट लिए थे। राम सिंह कस्वां ने पहली बार विधायक बनते हुए 36% वोट प्राप्त किए थे। उनके सामने नंदलाल पूनिया चुनाव लड़ रहे थे मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में निर्दलीय, और 32,862 वोट लिए, 32% ये वोट थे। इसके अलावा 2000 में फिर नंदलाल पूनिया लगातार 2 बार विधायक बने दोस्तों। 2000 में भी विधायक ने इंदर सिंह पूनिया को हराया मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में। यहाँ कोई कस्वां परिवार का मुख्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसके बाद में 2003 में नंदलाल पूनिया फिर विधायक बने कांग्रेस की टिकट से। यहाँ कमला कस्वां एक बार फिर भाजपा की टिकट कमला कस्वां को मिली, और कमला कस्वां यहाँ भी आ रही। तो लगातार 2 बार बीजेपी की टिकट पर कमला कस्वां चुनाव यहाँ आ रही, और कमला कस्वां को 29,977 वोट मिले, महज 27%, जबकि नंदलाल पूनिया को यहाँ कांग्रेस से 33,101 वोट मिले, ये 30% वोट थे, अर्थात 3% वोट कमला कस्वां से ज़्यादा मिले। 2008 में यहाँ
कमला कस्मा भाजपा की टिकट से चुनाव जीतने में कामयाब रही दोस्तों। और यहाँ 47,244 वोट लिए 36% कमला कस्मा ने विधायक बनी। और वीरेंद्र न्यांगली को यहाँ कमला कस्मा ने हराया था। बीएसपी से 40,659 वोट लिए वीरेंद्र न्यांगली ने। उसके बाद में वीरेंद्र न्यांगली की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी शीतला चौक पर। और उसके बाद में सिंपैथी बनी इस परिवार के प्रति। न्यांगली के रहने वाले थे जो कि राजगढ़ और तारानगर के बीच में हैं, जो कि ददरेवा और राजगढ़ के ठीक बीच में 9 किलोमीटर पर आता है न्यांगली गांव। उसके बाद में 2013 में वीरेंद्र न्यांगली के छोटे भाई मनोज न्यांगली जो कि न्यायाधीश बन चुके थे, उन्होंने पद छोड़कर ये चुनाव लड़ा और बीएसपी की टिकट ली और विधायक बने दोस्तों। 59,624 वोट लिए, 39% मत उनको प्राप्त हुए। उनके सामने फिर कमला कस्मा थी। तीसरी बार भाजपा की टिकट से हार मिली थी कमला कस्मा को और 54,798 वोट ही मिले थे कमला कस्मा को। 35% ये वोट थे। उसके बाद में 2018 में भी जब चुनाव हुए तो कृष्णा पूनिया यहाँ चुनाव जीती। सर्वाधिक वोट 70,000 लिए दोस्तों कृष्णा पूनिया ने पहली बार विधानसभा में 70,000, क्योंकि यहाँ वोट भी दोस्तों बढ़ चुके थे। और ये 39% थे, महज वोट का प्रतिशत है वो कुछ ज़्यादा नहीं था। यहाँ राम सिंह कस्वा को भाजपा की टिकट मिली थी 2018 में गत चुनाव में और मात्र 50,492 वोट लिए यहाँ 20,000 की करारी मात दी थी दोस्तों कृष्णा पूनिया ने। और महज 28% ही वोट राम सिंह कस्वा को यहाँ मिले थे। मनोज न्यांगली बसपा के जो है वो नंबर 2 पर रहे थे, यहाँ राम सिंह कस्वा नंबर 3 पर रहे थे। यहाँ 51,936 वोट लेकर 29% यानी कि बीजेपी से भी 1% अधिक वोट प्राप्त किए मनोज न्यांगली ने, जो कि गत विधायक भी थे। 2013 में गत चुनाव में विधायक भी रहे थे। तो इस बार क्या होगा, क्या मनोज न्यांगली यहाँ भाजपा की टिकट ले सकते हैं? जैसी कि चर्चाएं हैं राजगढ़ से दोस्तों, ये भी संभव है। और अगर मनोज न्यांगली यहाँ बसपा की टिकट से भी चुनाव लड़ते हैं तो उनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे बताए जा रहे हैं। कृष्णा पूनिया विकास की दृष्टि से कोई विशेष राजगढ़ में उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई। जैसा कि मैं एक आपको बताऊं, राजगढ़ भादरा रोड के लिए भी दोस्तों, चाहे बलवान पूनिया हो चाहे कृष्णा पूनिया हो, सभी ने जिस प्रकार से श्रेय लेने का प्रयास किया, इन रोडों को नहीं बना पाए दोस्तों। ऐसे अनेकों विकास कार्य राजगढ़ में हैं जो कि थोथी और कोरी घोषणाएं ही साबित हुआ है। तो देखते हैं 2023 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में राजगढ़ से क्या होता है। तारानगर से क्या राजेंद्र राठौड़ अपनी किस्मत आजमाते हैं और बादरा से क्या होता है, क्या बीजेपी की टिकट से संजीव बेनीवाल अव्वल रहेंगे या फिर उनकी टिकट पर भी कैंची चल सकती है, देखने वाली बात है। बलवान पूनिया का क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। कांग्रेस की टिकट का क्या होगा, वो किसे मिलती है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। इसी प्रकार से हम आसपास के विधानसभाओं की भी समीक्षा करते रहेंगे। आज हमने राजगढ़ सादुलपुर विधानसभा और लोकसभा की जिस प्रकार से समीक्षा की, हम नोहर और तारानगर की भी इसी प्रकार से समीक्षा करते रहेंगे। भादरा की भी बारीकी से नज़र रखे हुए। तो इसके अलावा दोस्तों, आज 13 नवंबर को 1967 में फिल्मी अभिनेत्री मीनाक्षी सिसादरी जो है उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1967 को। और जन्म हुआ था जूही चावला का भी 1968 में आज ही के दिन। और नासा ने अमेरिका के द्वारा आज ही के दिन एक मंगलयान भेजा था 1971 को मंगल ग्रह की धरती पर, जो कि उसकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, मौसम का मिजाज आपको बताएं तो 13 नवंबर को 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 80% बादल दिन भर छाए रहे थे।
और रात्रि को भी करीब 100% बादल छाए रहेंगे। 23 से 26 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को रहेगा। 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और कल कैसा रहने वाला है 14 नवंबर को, मौसम का मिजाज दोस्तों, हल्की बूंदाबांदी और बरसात भी होगी और परिवर्तनशील मेघ आप देख रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में बरसात हल्की और कहीं थोड़ी अधिक बरसात भी हो सकती है। 19 से 26 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 28 से 29 डिग्री मैक्सिमम दोपहर को, 23 से 26 देर शाम को और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 60 से 70% बादल दिन भर छाए रहेंगे, जो कि रात्रि होते होते 100% बादल छाए रहेंगे। और दिन में दोस्तों 0.2 mm बरसात की भी मौसम विभाग की हल्की चेतावनी है, जो कि बूंदाबांदी के रूप में कल दोपहर को, दिन को और रात्रि को भी हम देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। और धरना दोस्तों भादरा की बात करें तो रामगढ़ में भी अभी तक लगातार 5-6 दिनों से धरना जारी है। वहीं 12-13 दिनों से उपखंड कार्यालय के आगे भी बीजेपी का धरना लगातार जारी है। तो आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।